दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर शर्मा और एक बार पुनः हम आपके बीच में उपस्थित हैं आपके लिए रिलेवेंट मटेरियल जो आपके आने वाली परीक्षा एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 की तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है उसके संदर्भ में। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं उस प्रैक्टिस सेट के साथ जो आपके लिए नितांत आवश्यक है, सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यह एक ऐसी यूनिट है जिसका सिलेबस डिफाइन तो है लेकिन इसका दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता, सदैव आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि इसमें सारे जो व्यक्तित्व हैं, महान व्यक्तित्व हैं, खेल सामग्री है, सैन्य अभ्यास है, सूचकांक है, साथ ही साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन है। ये सारी चीज़ों को आपको आत्मसात करना, उसको याद रखना, उस पर एक नज़र डालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो हम शुरुआत करेंगे करेंट अफेयर्स के अपनी सीरीज के पहले प्रश्न से, जो यहाँ पर उल्लेखित है। हिंद महासागर में स्थित किस द्वीपीय देश के राष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल के राम कलावन को अक्टूबर 2020 में चुना गया? दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें जो प्रश्न का चयन मैंने किया है उसमें मेरा प्रयास सदैव यही रहता है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो पहले ही मैंने डाल दिया कि हिंद महासागर में स्थित, यानी कि अगर आपसे यह क्वेश्चन का आंसर पूछने के बाद पूछता है कि वह देश जिसके बारे में मैं सवाल कर रहा हूँ वह किस महासागर में स्थित है, किस महासागर का आइलैंड कंट्री है, तो वह हिंद महासागर का द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है। अब आते हैं मूल सवाल के तरफ, और भारतीय मूल सवाल भी देखिए। भारतीय मूल के राम कलावन को अक्टूबर 2020 में चुना गया। 4 देश हैं, चारों हिंद महासागर के देश हैं, चारों आइलैंड कंट्री हैं। अब आपको इसका उत्तर बताना है। तो उत्तर में जो सही जवाब होगा वह होगा पहले का सी, सेशेल्स। दोस्तों, सेशेल्स के बारे में हम आपको बता दें कि सेशेल्स हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है जो 1976 तक ब्रिटिश उपनिवेश था। उपनिवेश से हमारा तात्पर्य है कि कॉलोनाइज्ड, जैसे कॉलोनाइजेशन भारत 1947 से पहले था, यानी कि ब्रिटिश का जिस तरह से ब्रिटेन का हमारे यहाँ शासन था, उस तरह से ब्रिटेन का सेशेल्स पर कब्जा था। उसके बाद 1977 में यह देश तख्तापलट हुआ, आज़ाद हुआ। इसके बाद यहाँ पर इस बार जो चुनाव हुए 2020 में, भारतीय मूल के राम कलावन, जिनके पूर्वज भारत के बिहार राज्य से थे, उन्हें यह पदभार मिला है। राम कलावन, सेशेल्स, और सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि कोविड-19 के बीच जलवायु परिवर्तन से क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों के लिए किस भारतीय संगठन ने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता? यानी यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, यानी कि आप समझ चुके हैं कि जो 4 संस्थाएं हैं उनमें से किसी एक ने इस अवार्ड को प्राप्त किया है, और वो भी कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसके बीच में। तो यह इसका जो सही जवाब होगा वह होगा दूसरे का डी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन GHE, यह एक ऐसा भारतीय संगठन है जो जलवायु परिवर्तन पर लगातार अच्छा कार्य करता रहा कोविड-19 के बीच में, और उसके लिए यह पुरस्कार इसको प्राप्त हुआ। तो आगे बढ़ेंगे हम तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरा प्रश्न जो है वह है कि
केंद्र सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त के लिए किस नाम को मंजूरी दी? दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह प्रश्न मैंने इसलिए भी सम्मिलित किया कि इससे पहले जो हमने सेट दिए थे कुछ दिन पूर्व, आपको बहुत सारे सेट मैं प्रोवाइड कर चुका हूं और मैं और मेरा चैनल लगातार आपको नित्य नई सूचनाएं प्रोवाइड करता है जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। इसी से हमारा आग्रह होता है कि आप भटकने के बजाय कंसंट्रेट हों, अपने को संकेंद्रित करें और साथ ही साथ विज्ञापन के आने का इंतज़ार न करें। विज्ञापन अवश्यंभावी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस बात को मैं कितनी बार बता चुका हूं। और यह एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आप अपने आप को 100% प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, चाहे वह छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे वह मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे वह उत्तराखंड का मामला हो, चाहे वह राजस्थान का मामला हो, हर एक जगह पर आपको उस स्टेट के स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन मिलते हैं। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रतिभा का आकलन होता है, जहाँ पर कोई इस तरह की डिमार्केशन नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो अगर आपके पास नेट है, पीएचडी है और है तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, जितनी आपके पास क्षमता है उतने के साथ लग जाएं। विज्ञापन का इंतज़ार न करें, अन्यथा एक बहुत बड़ी देर हो जाएगी और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो मैंने लगातार आपको 3-4 महीनों से पर्याप्त सामग्री प्रोवाइड किया है। और हम एक बात और बता दें कि इन सामग्री के अतिरिक्त हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे ग्रुप मेंबर हैं, जिनको बहुत ही न्यूनतम राशि पर हम सारे नोट्स और पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, अपनी पर्सनल गाइडलाइन भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनकी अनंतिम सफलता सुनिश्चित हो सके। और इसलिए अगर आप हमसे उसलिए भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप समय न लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है। समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपको क्या करना है। तो इसलिए आप समय वेस्ट न करें और पूरी मनोयोग के साथ लग जाएं। यह प्रश्न मैंने इसलिए भी सम्मिलित किया है कि करंट अफेयर्स बड़ा ही डायनेमिक है। आज आप याद करते हो, कल वह बदल जाता है। इससे पहले बिमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त थे, मैंने भी अपने प्रश्नों में सम्मिलित किया था। जब मैंने बदलाव देखा तो तुरंत आपको इंगित कराया, क्योंकि अगर आप उसको याद कर चुके हैं तो तुरंत विस्मृत करें और नई चीज़ों को याद करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कॉफ़ी का प्रोडक्शन याद कर लिया, आपने तंबाकू का याद कर लिया, आपने गेहूं का याद कर लिया, आपने आयरन ओर का याद कर लिया और पता चला कि नए आंकड़ों के आने के पश्चात वे स्टेट अब लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं हैं। तो उन स्थिति में आपसे प्रश्न गलती हो जाएंगे। इसलिए लगातार आप उस चैनल के साथ बने रहें, उस गाइडलाइन के साथ बने रहें जो आपको निरंतर नई चीज़ें, तत्कालिक चीज़ें, ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर यह बदलाव दृष्टिगत हो रहा है। केंद्र सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त के लिए किसके नाम को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हैं उसमें जो सही जवाब है वह है यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा वर्तमान में नए सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं बिमल जुल्का के सेवानिवृत्त होने के बाद। तो यह तीसरे का सी सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि किस देश की जनता ने 40 साल पहले बने संविधान को बदलने के लिए जनमत संग्रह कराया? आप सोच सकते हैं कि उस देश में संविधान का शासन 40 साल से चल रहा था, लेकिन जनता को मंजूर नहीं हुआ और वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ। और जनमत संग्रह करने के बाद वहाँ की उस देश की जनता ने, वहाँ के जनता 78% लोगों ने इस समर्थन में वोट दिया कि अब संविधान को बदल देना चाहिए। और इसका नतीजा हुआ कि वहाँ पर संविधान बदल गया और देश में जो संविधान था वह एक तानाशाह के द्वारा बनाया हुआ संविधान था। और वो देश था, नया देश है, वह है चौथे का डी, चिली।
चिली जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट का एक देश है, और जिसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? सेंटियागो। तो यहाँ पर चिली सही जवाब हुआ, क्योंकि चिली का जो संविधान था 1973 के दशक में जो तानाशाह अगस्त पिनोसे था उसके द्वारा बनाया गया था, जिसको कि वर्तमान समय को देखते हुए वहाँ की जनता ने इसको समाप्त करने का निर्णय लिया और नए संविधान बनाने का निर्णय लिया। तो आप इसको याद रखेंगे, चिली यह राइट आंसर है इस प्रश्न का। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी आपका इंटरनेशनल अफेयर से है, और इसमें आजकल बड़ी सुनने में आ रहा है, आप देख रहे हैं कि भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन की चर्चा हो रही है। और यहाँ पर प्रश्न है कि चर्चा में रही भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश की कैबिनेट में शामिल किया गया है? तो यहाँ जो 4 ऑप्शन हैं उसमें हम आपको बता दें कि प्रियंका राधाकृष्णन को जो न्यूजीलैंड का सही जवाब है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनने वाली जेसिंडा आर्डर्न ने प्रियंका राधाकृष्णन को अपने कैबिनेट में शामिल किया है। प्रियंका घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं और प्रवासी मजदूरों के लिए सदैव से आवाज़ उठाती रही हैं। न्यूजीलैंड इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया है। तो यह दर्जा मिला है, इसमें जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, आपके समय को बचाने के लिए प्रारंभ से ही मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर पर जाता हूं, लेकिन हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सारे ऑप्शन को अवलोकित करें और उसके बाद सही जवाब देने की कोशिश करें। लगातार प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और यह प्रैक्टिस ही आपको आपके असली मुकाम तक पहुंचा सकती है। करत करत अभ्यास है जड़मत होत सुजान, यह तो आप अवगत ही होंगे। तो यह देख लीजिए, यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वह होगा पन्ना टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया है, और इस सूची में शामिल होने के बाद भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 12 हो गई है। इसके अतिरिक्त और भी सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो उड़ीसा में है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो तमिलनाडु में है, और भी बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ जान लें, छठे का सी सही जवाब हुआ। और हम अब आगे बढ़ेंगे 7वें प्रश्न की तरफ, और 7वां प्रश्न जो है वह कह रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? दोस्तों, मैं प्रारंभ से ही अपने बच्चों को जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं या अपने यूट्यूब व्यूअर्स को भी उन्हीं प्रश्नों को देता हूं जो आयोग की पाठ्यक्रम के और आयोग के पैटर्न के अनुकूल होते हैं। क्योंकि मेरा ये विश्वास है, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं मछली रोज़ आपको दूं, उससे बेहतर है कि मैं आपको मछली पकड़ना सिखा दूं, जिससे कि आप डिपेंडेंट ना हो करके सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। तो यहाँ पर मेरा भी यही प्रयास रहता है कि आप जब सोर्स ऑफ क्वेश्चन को समझ जाओगे बच्चों, जब आप पैटर्न को समझ जाओगे, तो डेफिनेटली, क्योंकि यू आर डिजर्विंग फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यू आर हाईली क्वालिफाइड। हम आपको टीच नहीं कर सकते, हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे समकक्ष हैं। आपने मास्टर डिग्री हासिल की है, आपने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, आपने चक्रवर्ती यानी पीएचडी की डिग्री हासिल की हुई है। आपको कोई क्या पढ़ा सकता है? आप सिर्फ अपने सोए हुए आत्मविश्वास को और एक निर्देशन को देख लें, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो इस तरह के प्रश्न सदैव से आते रहे हैं, जो अवार्ड से रिलेटेड और भी खास तौर पर फीचर फिल्म अवार्ड से संबंधित प्रश्न आते रहे हैं। और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा कांथी। दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जिसने जीता है वह है कांथी। दोस्तों, यह एक मलयालम फिल्म है और इसके निर्देशक जो थे वह निर्देशक हैं अशोक आरनाथ। और हम आपको बता दें कि कांथी एक अंध आदिवासी लड़की और उसकी मां पर आधारित फिल्म है।
तो आप समझ चुके होंगे कांथी इसका सही जवाब है। और हम अब बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ। और 8वां जो प्रश्न है एक बार पुनः आपका संबंधित है भारतीय फिल्म से, और यह भी फिल्म और अवार्ड से ही संबंधित है। और इसमें जो सवाल पूछ रहा है दोस्तों, वह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म ने वेनिस फेस्टिवल 2020 में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता। हमने इस प्रश्न को इसलिए भी सम्मिलित किया है कि दोस्तों 19 साल बाद भारतीय फिल्म ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल्स में बाजी मारी है। आपको बता दें, इस प्रश्न को चयन करने का मेरा आधार बड़े ही मुश्किल प्रश्नों का मैं चयन करता हूं और आयोग के पैटर्न के बिहाफ पर मैं करता हूं, और मैं सारी प्रैक्टिस सेट जो अपने बच्चों को प्रोवाइड करता हूं उनमें वही प्रश्नों का चयन होता है जो आयोग के पाठ्यक्रम के अनुकूल हो। तो यहाँ पर देखें, 19 साल बाद अगर किसी फिल्म को शामिल किया गया है तो स्वाभाविक है कि वो महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर वह जो फिल्म है वह है द डिसाइपल। द डिसाइपल को यह पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार, और वो भी 19 साल बाद मिला है। भारतीय फिल्म मेकर चैतन्य तम्हाड़े की द फिल्म द डिसाइपल ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड जीता है। तो इसी के साथ यह समाप्त हुआ प्रश्न 8वां, और इसका सही जवाब हुआ डिसाइपल। हम बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। और 9वां प्रश्न जो है वह आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि जापान के नाओमी ओसाका ने 2020 यूएस ओपन टूर्नामेंट में किसे हराकर महिलाओं का एकल खिताब पर कब्जा किया है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि जापान की नाओमी ओसाका ने विक्टोरिया अंजारेगा को फाइनल में हराया और यह खिताब अपने नाम किया। यानी कि नाओमी ओसाका ने यूएस चैंपियनशिप महिलाओं के वर्ग में जीत लिया। इसका सही जवाब हुआ विक्टोरिया अंजारेगा को हरा करके। 9वें का बी। बढ़ेंगे हम 10वें प्रश्न की तरफ। और 10वां जो प्रश्न है आपका वह है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज का विमोचन किया है। दोस्तों, यह कौन सा संगठन है जिसने इसका विमोचन किया है? तो हम आपको बता दें कि यह कार्य किया है यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने। और इसका जो हेड ऑफिस कहाँ है यह भी प्रश्न पूछता है। यह एक ऑर्गन है यूएन का और इसका हेड ऑफिस है नैरोबी में। और नैरोबी कहाँ की राजधानी है? तो नैरोबी केन्या की राजधानी है। यह सारी चीज़ें आपको से आप अवगत होंगे, अगर नहीं होंगे तो जान लें। और लेकिन यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक के माध्यम से, जो ग्रीन नज जो पुस्तक है, इसके माध्यम से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को किस तरह से हम उससे अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, इन सारी बातों का उल्लेख इसमें दिया गया है कि आप whoever और wherever you are, if you want to create positive change at your university, this book is for you, the little book of green nudge। और किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। एंड नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। और इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि किस राज्य ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश मान्य लॉन्च किया। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें हम आपको बता दें कि मैं इस तरह के प्रश्नों को इस तरह से इसलिए शामिल करता हूँ क्योंकि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या फिर आप चूँकि उच्च शिक्षा से जुड़े हुए प्रश्न हैं, इसलिए इनको शामिल करना नितांत जरूरी हो जाता है। तो यह इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च करने वाला जो स्टेट है वह है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लॉन्च यूनिक इनिशिएटिव आपका मित्र व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर स्टूडेंट्स। दिस इनिशिएटिव इज मेनली टू रिसॉल्व द एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके लिए इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इस ऐप को आपका मित्र
हरियाणा आपको याद रखना चाहिए। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर किस तिथि को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर। सही जवाब 12 का सी आपको याद रखना होगा। यह विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। और यह 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन 3 से 18 साल के बच्चों की दुर्दशा और उनकी शैक्षिक सहायता की तत्काल आवश्यकताओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। तो हम बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ। 9 सितंबर 12 का सी सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अब 13वें प्रश्न की तरफ। और 13वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च किया इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो यह कार्य किया है फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने। और इसका मतलब क्या है? हेल्पिंग लर्नर्स डेवलप इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस इन द यूनिक भारतीय वे। भारतीय ही दृष्टिकोण से इस जो आपका प्रोनाउंसिएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने इसको लॉन्च किया इंग्लिश प्रो। और यह डेवलप किया गया है हैदराबाद बेस्ड इंग्लिश यूनिवर्सिटी फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के द्वारा। यानी कि 13 का डी आपका सही जवाब हुआ। अब हम पढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ, 14वें प्रश्न की तरफ। और इससे पूर्व हम एक बार पुनः आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अब और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे को लाइक करें, हमारे को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। और साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपका सहर्ष स्वागत है, जिससे कि आपकी अनंतिम सफलता सुनिश्चित हो सके। यह प्रश्न है 14वां, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ 7 साल के निलंबन के बाद यात्री रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है? इस तरह का कार्य करने वाला जो देश है वह है नेपाल। 7 साल के निलंबन के बाद यात्री रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने की योजना बनाई गई है। और काठमांडू और भारत के बीच यह रेल सेवा पुनः 2 सेटों में चलाने की तैयारी की गई है। नेपाल इसका सही जवाब हुआ। दोस्तों अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि IIT के पूर्व छात्र परिषद ने किस देश के साथ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा तथा सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने हेतु समझौता किया है? तो इस तरह का कार्य करने का जो प्रयास किया है भारत के प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों ने आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य से रूसी राज्य के स्वामित्व वाली रूसी राज्य यानी कि सी सही जवाब हुआ 15 का। रूसी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों रोसॉफ्ट और लोमोनोसेव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस तरह से रूस इसका सही जवाब हुआ। दोस्तों 15 प्रश्नों की यह एक श्रृंखला, छोटी सी श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ हम पुनः आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद, शुभकामनाएं।